Hello guys, welcome to Vidyan Pathshala. Make learning smart and easy. As you know, we were in our chapter 2nd, Social Science History. We are discussing here the syllabus of class 9. I am your educator Sneha Shah, and today we will continue with our second chapter, Socialism in Europe and the Russian Revolution. Socialism in our previous class we have already discussed. Today we will discuss about Russian Revolution. A few points we will discuss in this class as it is a vast topic. We will move ahead step by step. The Russian Empire in 1914. Here in this topic we will discuss about the area of the empire, religions in Russia. Uh, all of you are requested to take the notes that you can relate with the topic when you were going through from your books. And if you have already taking in the previous classes, it will be easy for you. If you have not, please check out the previous class, then it will be easy for you to understand. In 1914, Tsar Nicholas II ruled Russia and its empire. ओके 1914 में जार निकोलस टू ने रशिया का पूरा दारोमदार संभाला हुआ था. Besides the territory around Moscow, the Russian Empire included current day. अभी पहले ये आप लोगों को शायद पता हो या it is for your information. अभी जो रशिया है और 1914 में जो रशिया था, both are different. Like पहले before 1947 and after 1947, our India, it was there was a partition. We all know that in 1947 में इंडिया का partition हो गया था, and then Pakistan and Bangladesh both were cut from India. So this is how in 90s, early 90s तक रशिया भी एक बहुत ही बड़ा जियोग्राफिकल एरिया कवर करता था. दैट इज आज के दिन में जो फिनलैंड है, लाटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस, ये सारे मिलके यूएसएसआर थे. ओके तो अभी हम लोग जिसको रशिया कहते हैं उसके साथ इतने सारे कंट्रीज जो अभी हैं. तो आफ्टर फ्यू years when sorry before 1990s, in the early 90s, दे अप्लाई राइट टू सीसीड और उन्होंने अपने आप को रशिया से अलग कर लिया. इन सारे कंट्रीज ने, फिनलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, इन सभी ने. तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. व्हेन वी विल रीड अबाउट वर्ल्ड पॉलिटिक्स हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे. दैट इज नॉट योर इन योर सिलेबस. ओके सो जितनी जानकारी आपको इसके लिए चाहिए दैट इज एनफ. तो पैसिफिक ocean, it stretched to the Pacific and comprised today's Central Asian states as well as Georgia, Armenia and Azerbaijan. Okay, तो the majority religion, वहाँ पे religions जो थे वो थे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन. क्रिश्चियंस में दो तरह के क्रिश्चियंस हम पाए जाते हैं. एक थे ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव्स और दूसरे थे प्रोटेस्टेंट्स. तो ये भी एक अलग ही टॉपिक है. तो यू जस्ट आप लोग को ये बात पता होनी चाहिए कि उस वक्त रशिया में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थे, जो लोग ग्रीक के ऑर्थोडॉक्स चर्च में मानते थे, और कुछ थे कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट. जो मैंने अभी कहा कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट और मुस्लिम्स भी थे. क्योंकि अब अगर आप अभी एशिया, सेंट्रल एशिया का मैप देखते हैं तो आपको वहाँ पर कुछ कुछ कंट्रीज जो हैं वो वहाँ पे अभी भी मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज हैं एंड बुद्धिस्ट राइट देयर. ओके तो बेसिकली क्रिश्चियंस, those were orthodox, catholic and protestant, muslims और buddhist, ये
जो है एक इट इज़ नॉट ओनली अ क्रिश्चियन कंट्री, ये सिर्फ़ एक क्रिश्चियन कंट्री नहीं थी, बहुत सारे रिलिजियंस जो थे यहाँ पे एक साथ रह रहे थे। ओके, तो इकोनॉमी और सोसाइटी कैसी थी? किसी भी रेवोल्यूशन के बारे में जानने से पहले, किसी भी रेवोल्यूशन को पढ़ने से पहले उस रेवोल्यूशन अ, वो जिस जगह पे हुआ था, उस जगह के बारे में वो उसके सोशियो कल्चर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, रिलीजियन इन सब के बारे में जानना ज़रूरी होता है। तभी हम लोग उस जगह के उस वक़्त के रेवोल्यूशन के कारण क्यों ये हुआ था, कितना इम्पोर्टेंस उस वक़्त इस रेवोल्यूशन का था, ये सारा कुछ हम लोग अच्छे से समझ पाएँगे। ओके, तो इकोनॉमी रशिया की मेनली एग्रीकल्चर बेस्ड थी, लेकिन उसके साथ भी इंडस्ट्री, देयर वर few industries at the beginning of the 20th century. The vast majority of Russians people were agriculturists. एग्रीकल्चर रशिया में ज्यादा उस वक्त एग्री फार्मर्स ज्यादा पाए जाते थे। 85% जो एम्पायर के पॉपुलेशन थे वो एग्रीकल्चर बेस्ड थे। तो यूरोप में क्या था, यूरोप में सारे यूरोप में रशिया को छोड़ के उस वक़्त जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गए थे। 18th सेंचुरी में ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गए थे। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वज़ह से वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज़ अलग-अलग कंट्रीज़ में, जैसे इंग्लैंड में, जर्मनी में, अलग-अलग कंट्रीज़ में अलग-अलग फैक्ट्रीज़ बन रहे थे। पर रशिया तब भी खेती-बाड़ी पे ही डिपेंडेंट था। तो 40% और 50% जहाँ पे फ्रांस और जर्मनी में प्रोपोर्शन थे एग्रीकल्चर इज़्रू इंडस्ट्री का, तो रशिया में वो 80-20 था। तो मार्केट जो था उस वक़्त इन द एम्पायर, कल्टीवेटर्स प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट्स एज़ वेल एज़ फॉर देयर ओन नीड्स, एंड रशिया वाज़ अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन्स। क्योंकि दूसरे देशों में जो था वो खेती-बाड़ी पे उतना लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, और रशिया में बहुत ज़्यादा खेती-बाड़ी हो रही थी। 80:20 का जो रेशियो है। तो रशिया वाज़ एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन्स। रशिया से खाने की जो ग्रेन्स होते हैं, दाल, चावल, और जो वो लोग खाते थे, गेहूँ वगैरह, वो रशिया से जाते थे, ओके। तो इंडस्ट्री कुछ-कुछ जगहों पे हो रही थी। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज़ वर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में मेनली फैक्ट्रीज देखी जाती थी। तो जो क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन, बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड अलोंगसाइड क्राफ्ट वर्कशॉप्स। ठीक है, क्राफ्ट जो होते थे, दैट वाज आल्सो नीडेड ड्यूरिंग, जब आप इंडस्ट्री एक खड़े कर रहे हो, तो लार्ज फैक्ट्रीज भी, बड़े बड़े फैक्ट्रीज भी, छोटी बड़ी क्राफ्ट्स वर्कशॉप्स जो होते थे, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि छोटे स्केल में इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना, इंडस्ट्री फैक्ट्री डालना छोटे स्केल में, उसके साथ साथ बड़े फैक्ट्रीज भी बन रहे थे। 1980s में रशिया में रेलवे नेटवर्क एक्सटेंड हुआ, एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो आनी शुरू हुई। कोल प्रोडक्शन को डबल कर दिया गया। आयरन और स्टील के आउटपुट जो थे वो भी बढ़ने लगे। लेकिन 90s में in some areas factory workers and craftsmen were almost equal in number। फैक्ट्रीज में जो लोग काम करते थे और जो क्राफ्ट्समैन थे, वो उन लोगों की जो नंबर्स थे वो ऑलमोस्ट इक्वल हो गए थे 90s के दौरान। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज उस वक्त लेकिन प्राइवेट थी, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं हुआ करती थी। तो उस वक्त मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज वर प्राइवेट। लेकिन उन प्राइवेट इंडस्ट्रीज में भी सुपरवाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई हुई थी, जो कि काम के समय को मॉनिटर करेंगे, ताकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन ना हो वर्कर्स का, वर्कर्स के लिए फैसिलिटीज़ रहे, एटसेट्रा एटसेट्रा। 15 घंटे, पहले के ज़माने में लोग 15-15 घंटे काम करते थे। तो वो फैक्ट्री
उनके जो इंस्पेक्टर्स थे वो चाहते थे कि लोगों को मिनिमम एक टाइम दिया जाए, मैक्सिमम 8 घंटे, जैसा कि हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था। बट फिर भी क्योंकि प्राइवेटाइजेशन चल रहा था उस वक़्त, बहुत पैसे होते थे फैक्ट्री ओनर्स के पास, तो ये जो कमिटी बनाई गई थी, ये लोग भी इस चीज़ को प्रिवेंट नहीं कर पाते थे कि 15 घंटे या 10-12 घंटे जो लोग काम कर रहे हैं। और लोग जो अकोमोडेशन जो होते थे वो वैरीड फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मेटरीज़। वो रूम्स में कम और डॉर्मेटरीज़ में ज़्यादा होता है। डॉर्मेटरीज़ मतलब क्या होता है? जहाँ पे एक बड़ा-सा रूम होता है और सारे लोगों को एक साथ रहना पड़ता है। देयर वर नो प्राइवेसी। आप अपनी एक हो सकता है कि लोग अपनी फैमिलीज़ को लाना चाहते हो गाँव से, जो लोग गाँव काम की तलाश में शहर आए हैं, पर डॉर्मेटरीज़ में आप अपनी फैमिली को कैसे रखेंगे? फर्स्ट शिफ्ट में जो लोगों का काम है, वो लोग चले गए, तो सेकंड शिफ्ट वाले आके फर्स्ट शिफ्ट वाले के बेड पे सो गए। फिर जब सेकंड शिफ्ट वाले उठे, तब थर्ड शिफ्ट वाले आके उसी बेड पे लेट गए। इस तरह से मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटी, वर्कर्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थी उस वक़्त। तो वर्कर्स में भी अ, सोशल ग्रुप्स, जैसा कि हमारा 4th पॉइंट है, सोशल ग्रुप ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स में भी कुछ-कुछ सोशल ग्रुप्स बनने लगे थे उस समय। कुछ-कुछ लोगों के लिंक थे विलेजर्स से जो आए थे, वो लोग थे। अदर्स वर सेटल्ड इन सिटीज़ परमानेंटली। कुछ लोग गाँव जाते थे, कुछ लोग बिल्कुल शहर में आके बस गए थे, वो लोग गाँव नहीं जाते थे, ठीक है। अदर्स हैड सेटल्ड इन सिटीज़ परमानेंटली। वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल। देखिए, अगर आप एक फैक्ट्री में वर्कर्स को देखेंगे तो अलग-अलग सेक्टर से अलग-अलग जो है वो अलग-अलग सेक्टर के लोग वहाँ पे काम करते हैं। Okay, the skilled workers like some people are skilled in cutting iron, some people are skilled in molding that one. तो स्किल वाइज सोशल ग्रुप्स लोगों के जो बने थे वो ग्रुप में डिवाइड हो गए थे। मेटल वर्कर्स का अपना अलग ग्रुप था। So, a metal worker of St. Petersburg recalled, metal workers considered themselves aristocrat among the other workers. Their occupation demanded more training and skill. ओके। तो लोग सोचते थे, जो मेटल वर्कर्स थे वो सोचते थे कि हम ज़्यादा अच्छे हैं। जो लकड़ी का काम करते थे वो उनका अलग ग्रुप था। तो क्योंकि मेटल वर्कर को ज़्यादा स्किल और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती थी, तो वो लोग सोचते थे कि हम लोग एरिस्टोक्रेट्स हैं, बाकी लोगों से बेहतर हैं। वुमेन जो थे वहाँ पे, वुमेन भी 31% ऑलमोस्ट 31% वुमेन थे फैक्ट्रीज में एज अ वर्कर। और लेकिन जब ये अभी भी होता है, ये तब भी होता था कि पैसों के मामले में मेन वेर ज़्यादा पेड देन वुमेन। मेन को ज़्यादा पैसे मिलते थे, सेम काम कर रहे थे। पर जो लोग मर्द थे, जो पुरुष थे, उनको ज़्यादा पैसे मिलते थे, महिलाओं को कम पैसे मिलते थे। और some workers formed association to help the members in times of unemployment or financial hardship, but such associations were few. तो डिवीजन अमंग वर्कर्स जो थे वो उनके कपड़ों में भी पता चलता था, उनके कपड़े और उनके मैनर्स से भी पता चलता था। ऑब्वियसली अगर आप बेहतर कंडीशन में हो तो आपके कपड़े से, आपके मैनर से वो साफ झलकेगा। तो नेक्स्ट जो थे वो कुछ लोग थे वहाँ पे काइंड हार्टेड, जो चाहते थे कि वर्कर्स की जो परिस्थिति है वो पहले से बेहतर हो। लेकिन ऐसे जो कुछ-कुछ ग्रुप्स भी बनाए गए थे, एसोसिएशंस बनाए गए थे, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम थे। फिर भी डिस्पाइट द डिविजन्स, वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क when they disagreed with employers about dismissal or work conditions. अलग-अलग सोशल ग्रुप्स होने के बावजूद भी जब उनको लगता था कि जो एम्प्लॉयर है हमारे, वो हमें पैसे नहीं दे रहे हैं या काम का टाइम वो बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग जब प्रोटेस्ट करते थे, सब साथ मिलकर प्रोटेस्ट करते थे। स्ट्राइक फ्रीक्वेंट 1996 टू 1997 में ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया था टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। कपड़ों की जो इंडस्ट्री थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट, मतलब बहुत व्हाट यू कॉल फ्रीक्वेंट,
ज़्यादातर स्ट्राइक्स उस समय होने लगे थे, कम समय के व्यवधान पर। मान लो हफ्ते में 2 बार या महीने में 4 बार इस तरह से। एंड मेटल इंडस्ट्री में 1902 के दौरान स्ट्राइक्स देखी गई थी। तो जो कंट्री साइड मीन्स विलेजेस जो होते थे, पीजेंट्स कल्टीवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड बट द नोबिलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओनर्स, वो लोग जो थे वो ज़मीन के मालिक हुआ करते थे उस वक़्त। तो मालिक जो थे वो लोग ऑब्वियसली मालिक नहीं चाहेंगे कि मैं ज़्यादा पैसे दूँ मेरे एम्प्लॉइज़ को। और लाइक वर्कर्स पीजेंट्स वेर डिवाइडेड, पीजेंट्स भी डिवाइडेड थे उस वक्त। ऑर्थोडॉक्स चर्च जो थे, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टीज। तो नोबिलिटी, क्राउन और ऑर्थोडॉक्स जो चर्च थे उनकी ज़्यादा ज़मीनें थी। तो वर्कर्स भी वहाँ पर, पीजेंट जो थे, जो फार्मर्स थे, वो लोग भी डिवाइडेड थे। दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियस, वो लोग भी बहुत रिलीजियस थे। जैसे पहले हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा कि अ, जो वर्कर्स थे, जो पीजेंट्स थे, वो उन लोगों ने भी रेवोल्यूशनिस्ट का साथ दिया था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फार्मर्स थे, वो लोग रेवोल्यूशन में उतना, नोबल्स गॉट देयर, बट एक्सेप्ट इन अ फ्यू केस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर नोबिलिटीज, उनके पास नोबिलिटीज के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। Nobles got their power and position through their services to the Tsar, not through local popularity. Locally वो लोग उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने क्या देखा था कि जो फार्मर्स थे वो उन्होंने सपोर्ट किया था उस समय जो फ्रांस में राजा थे, या जो नोबल्स थे जिनकी वो ज़मीन थी। पर यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो पीजेंट्स हैं वो लोग जिनकी ज़मीन है, ज़मींदार जो थे उस वक़्त उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इवन यहाँ पे हम लोग कुछ ये भी देखेंगे कि कुछ जो लैंडलॉर्ड्स थे उनका मर्डर भी हुआ था। फ्रीक्वेंटली ये मर्डर्स हो रहे थे 1902 के दौरान। दिस ऑकर्ड इन लार्ज स्केल इन साउथ रशिया, और 1905 में सच इंसिडेंट्स टुक प्लेस ऑल ओवर रशिया, क्योंकि उन लोगों को ये समझ आ गया था कि हमारा जो हक है ये लोग छीन रहे हैं और हमें अपना हक खुद लेना है। तो वो लोग न प्रोटेस्ट करने लगे थे। रशिया के जो फार्मर्स थे, वो लोग यूरोपियन पीजेंट से अलग थे। दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियडिकली एंड देयर कम्यून डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल फैमिलीज। यहाँ पे वो लोग सोशलिज्म को, यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि सोशलिज्म को बढ़ावा वो लोग दे रहे हैं कि एक साथ सारे लैंड को जोड़कर अपनी-अपनी इंडिविजुअल फैमिलीज़ के हिसाब से वो लोग लैंड को डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो इन नेक्स्ट स्लाइड सोशलिज्म इन रशिया। रशिया में सोशलिज्म अब कैसे आया था? ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ वर इल्लीगल इन रशिया बिफोर 1914। ठीक है, 1914 के पहले सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थे रशिया के वो इल्लीगल थे। ज़ाहिर-सी बात है, अगर कोई एक डिक्टेटर है और वो चाह रहा है कि मुझे बने रहना है, मुझे लोगों की भलाई नहीं करनी है, तो वो चाहेगा कि जो जो भी संगठन लोगों की भलाई के लिए आवाज़ उठाए उनको मैं इल्लीगल कर दूँ, उनको मैं बैन कर दूँ, उनके खिलाफ मैं मतलब उन, क्योंकि गवर्नमेंट पावर, सत्ता मेरे हाथ में है, तो मैं उन लोगों को पनपने ना दूँ ताकि मेरा जो काम है वो चलता रहे। मुझे लोगों को ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत ना पड़े। मैं आराम से रह सकूँ, बाकी लोग जो हैं वो लोग जैसे ज़िंदगी जी रहे हैं वैसे जिए, इक्वल राइट्स वगैरह के बारे में ज़्यादा बात ना हो। तो ऑब्वियसली वो लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को इल्लीगल घोषित कर देंगे। तो जो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो 1898 में सोशलिस्ट हु रिप्रेजेंटेड मार्क्सिस्ट आइडिया, जो मार्क्स की आइडिया को रिप्रेजेंट करते थे, उन लोगों ने ये पार्टी बनाई थी। तो गवर्नमेंट पॉलिसी के वजह से ये इल्लीगली ऑपरेट करती थी, क्योंकि उस वक्त लीगल नहीं था। तो ये लोग क्या करते थे, न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे,
लोगों को वर्कर्स को मोबिलाइज़ करते थे, समझाने की कोशिश करते थे कि आपका हक क्या है, आपको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए और ऑर्गेनाइज़ करते थे स्ट्राइक्स को। जो स्ट्राइक्स हमने पढ़ी थी 1896 97 में बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो रही है। 1902 में आयरन इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्री में हो रही है। तो ये जो स्ट्राइक्स थे, जो लोगों के हक के लिए थे, वो ये सब ऑर्गेनाइज़ किया करते थे। तो धीरे-धीरे वर्कर्स जो है वो मोबिलाइज़ होने लगे, उन्हें समझ आने लगा कि रशियन पीज़ेंट जो है उन लोगों को भी the but custom to divide of dividing land periodically made them natural socialist। हमने जो अभी पढ़ा कि वो लोग जो थे they were pulled their land together periodically। तो और अपने आप में उन लोगों ने इंडिविजुअल फैमिली के ज़रूरत के हिसाब से जो लैंड है वो बाँट लिया था। जिन लोगों का मर्डर किया था उन लोगों ने, पेजेंट्स ने, उन सब की ज़मीन हड़प के एक साथ करके अपने आप में उन लोगों ने ज़रूरत के हिसाब से बाँट लिया था। तो ये जो था ये नेचुरल एक सोशलिज़्म का कॉन्सेप्ट है। सोशलिज़्म में हम क्या पढ़ते हैं कि हम लोग कमाएँगे सारे लोग मिलकर, लेकिन जिसको जितना ज़रूरत है हम लोग उतना लेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं ₹100 कमाया है मैंने, तो मुझे 100 ही चाहिए। नहीं, मुझे अगर 80 की ज़रूरत है तो मैं 80, हम 80 लेंगे और बाकी जो 20 है, जो अगर मान लो 40 कमा रहा है, उसको 60 की ज़रूरत है, तो बाकी 20 हम उसको दे देंगे। दिस इज़ द बेसिक कांसेप्ट ऑफ सोशलिज़्म। तो यहाँ पर दिख रहा है कि पीजेंट्स में ये आइडिया ऑलरेडी आ चुका था। सो पीजेंट्स नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो रशिया में वर्कर्स में ये सोशलिज्म का आइडिया तब तक नहीं आया था, लेकिन पीजेंट्स में आ चुका था। तो पीजेंट्स जो थे, जो फार्मर्स थे, वही रिवॉल्यूशन को आगे लेकर जाने वाले थे। सोशलिस्ट जो थे वो लेट 19th सेंचुरीज़ में विलेजेस में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे। उन लोगों ने 1900 साल में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन किया। द पार्टी स्ट्रगल्ड फॉर पीजेंट्स राइट्स एंड डिमांडेड द लैंड बिलॉन्गिंग टू नोबल्स बी ट्रांसफर्ड टू पीजेंट्स। वो लोग कह रहे हैं कि देखो, ज़मीन तो नोबल्स की है, लेकिन उसमें जो मेहनत कर रहा है वो एक मज़दूर कर रहा है, वो एक फार्मर कर रहा है, किसान कर रहा है। तो ज़मीन से जो फ़ायदा होना चाहिए, वो फ़ायदा मालिक को कम मिलना चाहिए और जो ज़्यादा वहाँ पे मेहनत कर रहा है, उसको ज़्यादा मिलना चाहिए। तो वो लोग नोबल्स को कह रहे हैं कि अपना ज़मीन जो है वो पीज़ेंट्स को ट्रांसफ़र कर दे, ताकि ज़मीन जिसकी, तो मेहनत भी उसकी। आप लोग इनकी मेहनत का खा रहे हैं, तो ये बात जो है वो गलत है, ठीक है? तो कुछ गरीब थे, कुछ जो रे ले सॉरी Social Democrats disagreed with socialist revolutionaries about peasant। तो सोशल डेमोक्रेट्स जो थे उन लोग क्योंकि मार्क्स कह के गए थे कि जो प्रोलेटारियत ग्रुप है वो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग होंगे, वर्कर्स होंगे। तो सोशल डेमोक्रेट्स सोचते थे कि जो मजदूर हैं, जो लेबर क्लास है, जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, वो रेवोल्यूशन लाएंगे। लेकिन यहाँ पर सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज़ कह रहे हैं कि पीजेंट्स ऑलरेडी रेडी है रिवॉल्यूशन के लिए। तो ये उन दोनों में एक डिसएग्रीमेंट हो गई थी। तो लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। लेनिन को क्या लगा कि पीजेंट्स फार्मर्स जो हैं वो यूनाइटेड नहीं है। कुछ अमीर है, कुछ गरीब हैं, कुछ लेबरर्स हैं, मतलब बंधुआ मज़दूर जिसको हम लोग कहते हैं। व्हाइल अदर्स वर कैपिटलिस्ट हू एम्प्लॉयड वर्कर्स। कुछ-कुछ कैपिटलिस्ट थे, कुछ-कुछ जो बड़े जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी, जो लोग ज़्यादा थे, पैसे वाले थे, वो लोग कुछ फैक्ट्रीज़ डाल के दूसरे मज़दूर को काम दे रहे थे। तो ये अलग-अलग डिफरेंशिएशन जो था, तो ये लोग सब लोग एक ग्रुप में नहीं आ सकते थे, ऐसा लेनिन का मानना था। The party was divided over the strategy of organization. Vladimir Lenin, who led the Bolshevik group, there were two groups। उस इस डिफरेंशिएशन की वजह से दो ग्रुप में बट गया था पार्टी। एक था बॉल्शेविक, दूसरा दूसरे थे मेनशेविक्स। तो बॉल्शेविक्स जो थे उनके लीडर थे व्लादिमीर लेनिन। ही इज अ रिनाउंड पर्सनालिटी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इनका नाम हम लोग आगे भी काफी बार सुनने वाले हैं। तो Vladimir Lenin thought that in a repressive society like Tsarist
Russia, the party should be disciplined and should can control the number and equality of its members. तो व्लादिमीर लेनिन को लगता था कि रशिया में जहाँ ज़ार का जो हुक्म चलता है, वहाँ पर पार्टी में डिसिप्लिन होना ज़रूरी है और मेंबर्स का कंट्रोल नंबर ऑफ मेंबर्स का भी कंट्रोल होना ज़रूरी है। क्वालिटी जो है, वो भी कंट्रोल की जानी चाहिए। अदर्स जो मेंशेविक थे, वो सोचते थे थॉट दैट पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल जैसे कि जर्मनी में था। उनको लगता था कि पार्टी सबके लिए होनी चाहिए, कोई भी आकर ये पार्टी जॉइन कर सकता है। ओके, तो दैट इज़ फॉर टुडे। If you like the video, please do like, share, comment, and if you have not subscribed the channel, please subscribe. Thank you. See you in the next class.